जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी और नए पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो बदला हुआ सिलेबस है आप लोगों का, उस नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार अब हम कक्षा 12वीं की हिंदी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों की विषय सूची देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्यायों को जोड़ा गया है। ठीक है, मैंने पिछले साल जो वीडियो दिए थे तो उनमें से अधिकांशतः इस सिलेबस में वही सब है, कुछ बदला हुआ है। तो उस बदले हुए सिलेबस को भी हम अब आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर है पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो देखो, ये आप लोगों के जो पिछली थी हिंदी उसमें भी था। दूसरा नंबर है आरोह गद्यखंड। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को मिलेंगे पाठ के अभ्यास, भाव के सारांश, महत्वपूर्ण व्याख्याएं और प्रश्न उत्तर। तीसरा है कवि परिचय, जिसमें आपकी पाठ्यक्रम में जितने भी पाठ दिए गए हों उन पाठों के लेखक कवि कौन कौन से हैं उनके परिचय हमें पढ़ना होगा। चौथे नंबर पर है गद्य साहित्य की विधाएं। तो गद्य साहित्य की कितनी विधाएं होती हैं ये आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। और कमेंट में यदि आप लोग कहेंगे तो मैं नए सिरे से आप लोगों को और अच्छे और बेहतर ढंग से समझाऊंगी कि गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होती हैं। 5वें नंबर पर है आरोह गद्यखंड। तो गद्यखंड में क्या है? संक्षिप्त पाठ परिचय, कठिन शब्दार्थ, महत्वपूर्ण व्याख्याएं, पाठ का अभ्यास एवं महत्वपूर्ण प्रश्न। और 12वीं की जो स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। ठीक है, मैंने कई बार बताया है आप लोगों को और अब आगे भी आप लोगों को इससे संबंधित बारीकी से जानकारी देती रहूंगी कि गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं और गद्य में क्या क्या होता है, पद्य में कौन कौन सी चीज़ों को और कौन कौन से हमें महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना होता है। तो 5 में आरोह गद्यखंड के अंतर्गत ये सब हमें पढ़ना है। 6वें नंबर पर है लेखक परिचय। 7वां है सहायक वाचन वितान। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या दिया गया है? पाठ का सारांश, पाठ का अभ्यास, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, अभिव्यक्ति और माध्यम। 9वें नंबर पर है भाषा बोध, जिससे में हमें भाषा से संबंधित ज्ञान लेना आवश्यक है। बोध का मतलब होता है हमें उसका ज्ञान होना। अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जब हम अपने भाव या विचार कहीं पर बताते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। काव्य बोध, काव्य के संबंध में जानकारी लेना। अपठित बोध, तो अपठित गद्यांश भी होते हैं कि कोई एक टॉपिक दिया रहता है उसको हमें पढ़ना होता है और फिर उसमें से हमें उत्तर छांट करके लिखने होते हैं। पत्र रचना, तो पत्र लेखन से संबंधित है, यह है आपका 12वां टॉपिक। और 13वें नंबर पर है निबंध रचना। तो हमें निबंध के बारे में बेसिक और तथ्यात्मक जानकारी इससे लेना है। ये हो गया आप लोगों का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं आगे आरोह काव्यखंड। सबसे पहले नंबर आपकी इस पुस्तक का नाम क्या है? आरोह, और काव्यखंड है जिसमें क्या दिया है? भाव, सारांश, महत्वपूर्ण व्याख्याएं, पाठ के अभ्यास प्रश्न एवं महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे 1 नंबर पर है आत्म परिचय एक गीत। पाठ 1 में आपकी क्या दिया है? आत्म परिचय एक गीत। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिता। ठीक है, तो इनकी हमें इस जो कविताएं हैं, आत्म परिचय एक गीत नामक दोनों कविताओं के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम कविता में अपना परिचय देते हुए दुनिया से अपने द्वैधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित किया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनका जो संकलन है, मतलब जिसमें बहुत सारी कविताएं इकट्ठी लिखी गई हों, तो उसको बोलते हैं संकलन।
उनके संकलन का नाम क्या था? प्रथम कविता। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है? इसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया से अपने द्वैधात्मक यानी कि दो प्रकार के द्वंद्वात्मक यानी कि कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण संबंधों का मर्म यानी कि जो आंतरिक जानकारी है उद्घाटित की है या किया है, यानी कि जो आंतरिक जानकारी है उसको बताया है। कवि के अनुसार वे अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए भी जीवन के प्रति अनुराग रखते हैं। वे अतीत और सुखद स्मृतियों को संजोकर रखते हैं। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अतीत यानी कि गुजरा हुआ या जिसको हम बोलते हैं भूतकाल या पिछला, सुखद स्मृतियों को यानी कि जो यादें हैं संजोकर रखते हैं। संसार की रूढ़ियों का ध्यान किए बिना वे सदैव अपने मनानुसार कार्य करते रहना चाहते हैं। संसार की रूढ़ियाँ यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम बहुत पहले से मनाते चले आ रहे हैं, जैसे कि एक रूढ़ियों को हम परंपराएं भी बोल सकते हैं, कुछ नियम भी बोल सकते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई या तैयार की थी। तो उनको ध्यान में ना रख करके वे सदैव हरिवंश राय बच्चन अपने मन के अनुसार रहना पसंद करते हैं। वे संसार की अपूर्णता से बेखबर अपने स्वयं के सपनों में ही विचरण करते रहते हैं। संसार की अपूर्णता से बेखबर अपने स्वयं के सपनों में ही विचरण करना मतलब घूमना। विचरण का मतलब होता है घूमते रहते हैं। कवि के मन में यौवन का नशा है। यौवन का नशा है यानी कि जवानी का नशा है, जिससे कभी कभी निराशा भी घिर आती है। वे अंदर तक व्यथित हो उठते हैं। व्यथित का मतलब होता है दुखी हो जाना, किंतु फिर मुस्कुराते हुए किसी की स्मृतियों में खो जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया है? किंतु फिर मुस्कुराते हुए किसी की यादों में वे खो जाते हैं। कवि बच्चन हरिवंश राय बच्चन जो है सत्य की खोज में भटकते इस जग को मूर्ख मानते हैं और सीखे हुए सांसारिक ज्ञान को विस्मृत करना चाहते हैं। कवि इस संसार को क्या मानते हैं? मूर्ख। और उन्होंने जो ज्ञान सीखा संसार से उसको विस्मृत मतलब उसको भूल जाना चाहते हैं। संसार की प्रवृत्ति के ठीक विपरीत वे भौतिक सुख सुविधाओं को ठुकराते हुए अपने कष्टों एवं दुखों में भी संगीत लिए फिरते हैं। उनकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। वे निज जीवन के दुख रूपी खंडहरों को राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कवि का रुदन ही उनकी रचनाओं में छंदों के रूप में अभिव्यक्त होता है। कवि बच्चन स्वयं को संसार द्वारा स्वयं को कवि के रूप में पहचाने जाने पर भी आपत्ति करते हैं। आपत्ति के मतलब विरोध करना। वे तो स्वयं को मदमस्त फकीर के रूप में देखते हैं। कवि दीवानों के भेष में अपनी रचनाओं में मादकता लिए फिरते हैं और प्रेम रूपी इसी मादकता के अनुसार वे संसार के सभी सुनने वालों को मस्ती का संदेश देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हरिवंश राय जो बच्चन हैं वो क्या है? स्वयं को पहचाने जाने पर उन्हें आपत्ति है या विरोध है। वो स्वयं को कैसे मनमस्त एकदम बेखबर एकदम जिम्मेदारियों से मुक्त फकीर के रूप में देखते हैं और दीवाने को भेष में अपनी रचनाओं में मादकता का मतलब कहीं ना कहीं होता है जैसे मादक होना यानी कि मदमस्त हो जाना लिए फिरते हैं। प्रेम रूपी इसी मादकता से संसार के सभी सुनने वालों को भी वे कहते हैं कि तुम भी मेरी ही तरह फकीर दीवानों की तरह मदमस्त हो जाओ। पाठ में संकलित द्वितीय कविता में कवि बच्चन ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो गीत संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत है, में बहुत ही सरल प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि के अनुसार बाट जोहते अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलन की आस में ही पथिक के पग तेज तेज चलने लगते हैं। भूख से व्याकुल घोंसले में झांकते बच्चों का मार्मिक चित्र पंछी के परों में नई ऊर्जा भर देता है, परंतु कवि की प्रतीक्षा करने के लिए उसका अपना कोई प्रिय नहीं है, इसलिए उसका व्यथित मन उसके कदमों को शिथिल बना देता है। शिथिल का मतलब होता है
निष्क्रिय बना देना, या शिथिल का मतलब है रुक जाना। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, देखो आप लोगों को एक तो हो गया सिलेबस कक्षा 12वीं की हिंदी का, जो कि चेंज हो चुका है, बदल गया है। तो हम अब बिल्कुल नई सिलेबस के अनुसार जो आपकी नई मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं की हिंदी है उसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हमने क्या देख लिया है, काव्य खंड के अंतर्गत आरोह जो आपकी पुस्तक है उसमें पाठ 1 में आत्म परिचय और एक गीत, 2 कविताएं दी हैं, हरिवंश राय बच्चन की हैं, और इस कविताओं के जो भाव या उनका सारांश क्या है उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं आप लोगों की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। तो सबसे पहले हम आत्म परिचय कविता को पढ़ेंगे और फिर इसके हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो आप लोगों के मैंने शब्दार्थ भी दे दिए, संदर्भ भी दे दिया, प्रसंग भी दे दिया और व्याख्या भी दे दी। तो हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ये अपनी कविता का जो पहला पद जो है आत्मपरिचय का है, पहला भाग। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, झंकृत शब्दार्थ देखेंगे, फिर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ अभी आपका 12 मिनट का वीडियो हो गया है। अब इस पूरी जो कविता है उसका हम संपूर्ण व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।